इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आज हम ले रहे हैं कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैं मिक्स करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चंस वो हैं जो सीबीएसई में मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ तो काफ़ी स्ट्रेट हैं, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हैं, लेकिन जो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं, लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, वो इतने नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस आते हैं सिंपल एंड स्ट्रेट। तो यहाँ मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। For a photoelectric effect of the sodium shown, the plot of cut-off voltage frequency of the incident radiation, calculate the threshold frequency, the work function। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड निकालनी है और वर्क फंक्शन निकालना है सोडियम के लिए फॉर दिस गिवन ग्राफ। ये ग्राफ हमें गिवन है। इस ग्राफ में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देखिए बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ, मतलब यहाँ से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, तो ये फ्रिक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड। सो वी कैन जस्ट से न्यू नॉट जो है यहाँ पर इस वक्त मुझे 4.2 समथिंग लग रहा है, बट डिपेंडिंग अपॉन, ये तो मैंने रफली बाय हैंड बनाया है, बट पेपर में या उसमें प्रॉपर डायग्राम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसको 4.5 के करीब ले लेती हूँ। 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं था कितना डिविजन्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली वॉट एवर द डिविजन्स विल बी यू हैव टू टेक। सेकेंड पार्ट हमें वर्क फंक्शन बोला है, तो एच न्यू नॉट, वो भी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। एच की वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 इंटू 10⁻34 और उसके साथ आप ये इंटू मल्टीप्लाई कर दें 4.5 इंटू 10⁻14। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। कैलकुलेट द प्लैंक कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये अगेन ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ से हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप याद हो, जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल विद दी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है वो उसके लिए देते हैं, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पर एच न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। बट ई को मैं इधर ले आती हूँ सो दैट कि ये फॉर्मूला इक्वेशन बन जाए एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई ऑफ न्यू नॉट, जिसमें ये क्या होगा, ये स्लोप होगा। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला फ्रॉम द ग्राफ दिस डिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियल है इस तरफ जो बन रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इस तरफ है फ्रिक्वेंसी। तो पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ होते हैं, तो दिस साइड इज कॉल्ड एज डेल्टा वी एंड दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा न्यू। तो फ्रिक्वेंसी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं स्लोप का फॉर्मूला। एक तो इस इक्वेशन से आया दैट इज एच बाई ई, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आया दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा ऑफ न्यू। आपको एच निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला का डेल्टा वी बाय डेल्टा न्यू इंटू ई। बस हमें यही पुट करना है कि v की वैल्यू, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, सपोज 1.2 है वैल्यू, तो 1.2 माइनस 8, ये आपका 1.2 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो मैं लिख देती हूँ 1.2 माइनस 0 ले लेते हैं, जो कि ओरिजिनल पोटेंशियल 0 था, और यहाँ कितना है 8 माइनस 5, तो ये हो गया 8 माइनस 5 इंटू, अब ये फ्रिक्वेंसी का कोई ऑर्डर दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा ऑर्डर, जो भी यूनिट आपको यहाँ पर वैल्यू हो, जैसे फ्रिक्वेंसी की नॉर्मली रेंज होती है 10⁻14 16 जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर 10⁻14 रेंज है तो वो आपको 14 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी ई की, एंड देन यू विल कैलकुलेट इट फाइनली। तो आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर दैट यू कैन कैलकुलेट, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ होता है कैलकुलेशन। If photoelectrons are to be emitted from a potassium surface with a speed of 6 into 10⁻6 meter per second, what frequency of the radiation must be used? हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है और अगेन हमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज़ करना है। जैसे पिछली इक्वेशन में तो मैंने पोटेंशियल ले लिया था, ई वी नॉट लिया, लेकिन इस बार हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया था, इस बार हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है। तो हम, क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दे रखी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपकी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, लेकिन हमें निकालना है, हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो एच न्यू निकालना है हमें। सो बाकी सब कुछ उधर रखते हो, तो एच को इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये जो वैल्यू थी एम वी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय हमने एच कर दिया, और इस वी नॉट को जब इधर लेके जाओगे तो न्यू नॉट जो है वो आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब सब कुछ वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी और एच। सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो मैंने अभी लिखी है, न्यू नॉट इज इक्वल 4.22 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि थ्रेशोल्ड इतना होता है फॉर दिस सोडियम।
इधर किसकी बात हुई है, पोटेशियम की बात हुई है, सॉरी पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आपको दे रहा है इतना, एंड देन ये यूज़ हमने करना है यहाँ पर न्यू नॉट की जगह। बाकी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम होता है, प्लैंक कांस्टेंट भी पता होता है, एंड वेलोसिटी आपको गिवन है। सो ये सब वैल्यूज़ जब हम यहाँ प्लेस करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 6.7 × 10⁻14। सो देखिए आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी तक हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ही नहीं, सीधा सिंपल क्वेश्चन हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन हैं, बट कुछ ही गिनी चुने फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, by how much would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from this value to this value। यानी आपको एक गिवन वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इंसिडेंट रेडिएशंस की, तो उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें वो रिलेशनशिप यूज़ करना है, यानी अगेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। तो वो क्या थी, ई वी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में वर्क फंक्शन फाई कह लो, डब्ल्यू कह लो, या फिर एच न्यू नॉट लिखो, तो मैं यहाँ डब्ल्यू कह देती हूँ वर्क फंक्शन को, और ई वी जो है हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है। लेकिन क्यों दो सरफेसेस की बात हो रही है, दो फ्रिक्वेंसीज़ की बात हो रही है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की, तो दोनों के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगा। तो सपोज आप फ्रिक्वेंसी 1 कंसिडर करते हो तो लेट अस कॉल इट द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज 1। सेम ऐसे ही अगर सेकेंड फ्रिक्वेंसी आप अज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए वर्क फंक्शन तो सेम रहना है दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या डिफाइन करता है कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए टू एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वो तो सेम है क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज क्या किया है, फ्रिक्वेंसी चेंज किया है। तो दूसरी फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर ये आ जाता है, और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब फ्रॉम 1 सेकेंड को हम, या सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ई तो कॉमन आ जाता है आपके पास, और आप लिख सकते हो V2 माइनस V ऑफ 1, एंड एच आपके पास कॉमन, वर्क फंक्शन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, और यहाँ V2 आ जाएगा, फिर न्यू टू माइनस न्यू ऑफ 1, ये रिलेशनशिप हमारे पास आता है। ई को भी आप इधर लेके आ जाएं, और हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली चाहिए था। तो एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट हमें मालूम होती है, फ्रिक्वेंसी दोनों दे रखी हैं, तो एक हो गई 8 × 10⁻15 माइनस 4 × 10⁻15, और एच की वैल्यू पुट कर देंगे, और ई को हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो 1.6 × 10⁻−19 ये रिलेशन भी होता है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर ऑफ 16 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है। The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is this much, यानी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से 3 times ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 3 times द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमें गिवन है। सोल्यूशन देख रहे हैं अब इसका, और वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, और आपको पार्टिकल का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का रेशो गिवन है 1.813 × 10⁻⁻4, ये भी हमें गिवन था। कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। तो वेवलेंथ रेशो दिया है, तो पहले पार्टिकल का वेवलेंथ ले लेते हैं, h इज़ कॉन्स्टेंट, मास ऑफ दैट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ ले लेते हैं, h सेम रहेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो 3 times हो गई, तो आप इस इक्वेशन में h/m ऑफ p एंड 3 times ऑफ v ऑफ e पुट कर सकते हैं। नाउ अगर हम रेशो लें, और रेशो लेने के बाद आप दोबारा से इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो आपके पास रेशो आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ λp/λ ऑफ e रेशो लिया, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, ve कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये रेशो बचता है। सो वी मे ऑल्सो राइट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ द पार्टिकल, और उसके भी मल्टीप्लिकेशन में हम 3 रख रहे हैं, ये 1/3 रहेगा, और इन्वर्स रिलेशन है mp/me, लेकिन हमें चाहिए mp/me ले आते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, मैं इसको चेंज करती हूँ फिर दोबारा से, mp/m ऑफ e ले लेते हैं, सो दैट विल गिव यू, रादर हम इसको 3 को भी उस तरफ ले जाएं तो, और इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, तो दैट विल गिव यू द आंसर एज लैम्डा e/λp इंटू 1/3। एक्चुअली निकालना तो हमें मास ऑफ द पार्टिकल था ना, तो इसलिए मुझे पार्टिकल ऊपर चाहिए था, या फिर रेशो ही हम उल्टा ले लेते तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मास ऑफ द पार्टिकल निकाल लेते हैं, तो me
और ये रेशो तो हमें इसका रेसिप्रोकल होगा, ये p/e है, e/p चाहिए, तो इसको डिवाइडेड में करते हैं 1.813 इंटू 10⁻⁻4 और 3 भी डिवीजन में जा रहा है आपके पास, और me की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो नॉर्मली me क्या होता है वैल्यू में बता देते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे वापस पुट करनी है, एंड देन योर मास ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा, जो पार्टिकल बोला 1.6 आ जाता है इंटू 10⁻27 kg, लगभग इस वैल्यू के बराबर होता है। ये क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। अगर न्यूट्रल है तो दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मैंने आगे डेसिमल प्लेसेस तक नहीं किया, तो वी कैन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Let us look at the next question. Electrons are emitted from the photosensitive surface when it is illuminated by the green light, but electron emission does not take place by the yellow light. Will the electron be emitted when the surface is illuminated by red and blue? तो कहता है कि हमें दो डिफरेंट कलर्स दिए हैं और हर एक कलर जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फोटोसेंसिटिव सरफेस से जब आप इल्यूमिनेट करते हो ग्रीन लाइट से, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर रहा अगर आप येलो लाइट से इंसिडेंट करते हो। तो अगर मैं विबग्योर एक ऑर्डर देखूँ, ये ऑर्डर देता है, तो येलो यहाँ आ रहा है, तो येलो पर इमिट नहीं हो रहा लेकिन ग्रीन पर इमिट हो रहा है, तो ग्रीन से कम है येलो। तो ग्रीन के कम वेवलेंथ पर जाकर आपका, या इस वक्त हम फिलहाल फ्रिक्वेंसी की बात कर सकते हैं, तो आप जैसे जैसे आप इस तरफ इंक्रीज़ करते हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ तो इंक्रीज़ होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि येलो की फ्रिक्वेंसी, या फिर ये कह सकते हैं ग्रीन वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड रही होगी, क्योंकि ग्रीन पे इमिशन हो रहा था लेकिन येलो पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब येलो के बाद जो भी आएगा उस पर भी इमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो उस थ्रेशोल्ड वाली से भी कम है, येलो से भी कम है, तो रेड पे इमिशन नहीं होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर आप ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ दी जो रेड है वो कम है येलो से भी, तो इसलिए उस पर तो इमिशन नहीं हो रहा। और दूसरा केस में उन्होंने बोला कि अगर ब्लू लाइट आप ले लेते हैं, विल द इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड व्हेन द सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द रेड एंड ब्लू। तो रेड के लिए तो इमिशन नहीं हो रहा है, ब्लू के लिए देख लेते हैं। ब्लू देखो, ब्लू येलो से पहले आ रही है, यानी ग्रीन से भी पहले आ रही है, अगर ग्रीन थ्रेशोल्ड थी उससे भी पहले है, तो यहाँ इमिशन हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर है ये ग्रेटर है येलो कलर से, फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रीन से रादर कहें हम कंपेयर कर लें, क्योंकि येलो पर तो इमिशन हो ही नहीं रहा, तो यानी ग्रीन आपकी थ्रेशोल्ड थी, तो ग्रीन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो फिर इमिशन होगा, उससे के अलावा नो इमिशन। इमिशन फॉर दिस केस रेड वाले के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, इस केस में इमिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज्ड। नाउ लेट अस अप्लाई आइंस्टाइन इक्वेशन। वेलोसिटी वो कहते हैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम कर रहे हैं हम, तो उसकी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लें, ½ mv², मैक्सिमम अगर बोलते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसी दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट या फिर वर्क फंक्शन। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, वही ले ली हमने। अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज की है उसने, वेवलेंथ वेरी, तो पहले तो फ्रिक्वेंसी को चेंज करके वेवलेंथ की टर्म्स में ले आए, c/λ की फॉर्म में लिख देते हैं, W0 एज इट इज़ रखें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाकी सारे कॉन्स्टेंट फैक्टर्स भी आप इधर लेके आ जाओगे, तो v² ले लें मैक्सिमम का, तो m को और 2 को इधर लेके जाएँ, तो 2hc/λm। तो यहाँ बाकी h भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेवलेंथ लैम्डा का इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। और माइनस W0 को भी आप यहाँ पर रखते हैं, W0 को भी रखो, और फिर बाद में 2W0/m ये भी ले आए। तो ये सभी कांस्टेंट्स थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये वेवलेंथ जो है इनवर्स रिलेशन। तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ से, और वो भी अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर था ये हमने अंडर रूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज। अगर वेवलेंथ आप घटा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। सो आंसर इज इंक्रीज, वी विल इंक्रीज, हम ये कह सकते हैं वी विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा।
तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड है. व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ द काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस टू के बाय. काइनेटिक एनर्जी को हमने घटा दिया है. पहले थी वेवलेंथ लैम्डा थी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के होगी, बाद में हमने उसको k/4 कर दिया. तो लैम्डा का रिलेशनशिप जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू h/√2mk. यहाँ k क्या चीज़ होती है कि काइनेटिक एनर्जी है. तो पहले बोल रहा है कि पहले वेवलेंथ लैम्डा थी जब आपने काइनेटिक एनर्जी के ली, अब आपकी वेवलेंथ हो गई k/4. तो सिंपली है फॉर k/4 के लिए फॉर k डैश लेट मी कॉल, तो फिर वेवलेंथ लैम्डा डैश हो गई और लैम्डा डैश हो गया h/√2m k/4 पुट कर दिया हमने यहाँ पे. अब 4 का आप 2 कॉमन आ जाएगा और 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं. तो लैम्डा डैश जो है आपका वो क्या आ रहा है 2 of h नीचे डिनोमिनेटर 2m k एज इट इज़ आ रहा है. तो बाकी सारी चीज़ें देखिए तो हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा. तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई है, डबल हो गई है. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स.